हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज हम एक और नए सेशन के साथ आए हैं और इस सेशन के अंदर हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलैटरल्स का डिस्कशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है आपके एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल 7 है और एग्जाम्पल 8 है, उन दोनों के सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से। जो हमारी लास्ट दो वीडियोस थी वो बेस्ड थी मिड पॉइंट थ्योरम पे और मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पे, और ये जो एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 का सॉल्यूशन है ये बेसिकली बेस्ड उन्हीं दोनों थ्योरम्स पे है। तो अगर आपने वो पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी जहां पे मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन किया है, साथ में आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन किया है, तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, पहले वहां से एक्सप्लेनेशन क्लियर कीजिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको ये दोनों एक्सप्लेनेशन एग्जांपल 7 और 8 के पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप ये बात तो जानते ही हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। बात आती है कि ये सारी चीजें हम एक्सेस कहां से करें, तो ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए आपको विजिट करना है www.magnetbrains.com, जो कि हमारा वेबसाइट है। इस पे सारी चीजें ऑर्डर वाइज और सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टीचर वाइज और बुक वाइज भी अरेंज है। तो आपको जो भी प्रेफरेंस लगे उस हिसाब से आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक और खुशखबरी है आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अपनी स्टडी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज के कारण आप स्टडी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, क्योंकि टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, तो आपको कभी कभार समझ में नहीं आ सकता है, तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक नया यूट्यूब चैनल लेके आया है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। वहां पे यही सब कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री लेकिन आपको मिलेगा किसमें? हिंदी में। तो जाइए उस चैनल को भी चेकआउट करिए। अब इस पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 7 को और एग्जाम्पल 8 को। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो क्या कहता है एग्जांपल 7? एग्जांपल 7 कहता है इन ट्रायंगल ABC DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर हम इसके प्रूफ पे आते हैं। बेसिकली आपके पास एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स हैं। पहला साइड है आपके पास AB, दूसरा साइड है आपके पास BC और तीसरा साइड आपके पास है AC। इन 3 साइड्स के 3 मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो, किसी भी साइड को एक ऐसा पॉइंट जो 2 हिस्सों में बांट देता है। जो D है वो आपके AB वाले साइड का मिड पॉइंट है, जो आपका E है वो BC वाले साइड का मिड पॉइंट है और जो आपके पास F है वो AC वाले साइड का मिड पॉइंट है। ये 3 आपके मिड पॉइंट्स हैं किसके? इन तीनों साइड्स के। अब आपने क्या किया? इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। आपने D को E से ज्वाइन कर दिया, E को F से ज्वाइन कर दिया और फिर D को F से ज्वाइन कर दिया। इस केस में क्या बने? आपके पास 4 ट्रायंगल्स बने। कौन से 4 ट्रायंगल बने? तो एक ट्रायंगल आप देख सकते हो ये BED बना, दूसरा ट्रायंगल आप देख सकते हो ECF बना, ऐसे ये तीसरा बीच में और चौथा ऊपर। तो ये जो 4 ट्रायंगल्स बने हैं आपको प्रूफ करना है कि चारों के चारों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए जैसा कि आप हमेशा क्राइटेरिया का यूज करते थे, इस क्वेश्चन में हम उस अप्रोच से नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ करेंगे कि ये चारों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बिना देरी के इस हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपना अप्रोच कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको करते हैं और फिर हमारा प्रूफ चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम गिवन लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है? तो गिवन जो आपके पास सबसे पहली चीज है वो ट्रायंगल ABC है। तो यहां पे लिख दो कि पहली चीज गिवन है आपके पास ट्रायंगल ABC। दूसरी चीज जो आपके पास गिवन है वो ये है कि D जो है AB का मिड पॉइंट
पॉइंट है। अब आप परेशान मत हो ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के लिए कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई किसी का मिड पॉइंट होता है तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो आपका एडी है वो आपके बीडी के इक्वल है। इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब यही है कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। सिमिलरली जो आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा उसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका बीई है वो सीई के इक्वल है। इसका मतलब ई जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। और फोर्थ केस में आप लिख सकते हैं कि जो आपका एएफ है वो किसके इक्वल है, वो सीएफ के इक्वल है। इस तरीके से जो आपके चार गिवन पॉइंट्स थे आपने उनको लिख लिए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो बेसिकली आपको प्रूफ ये करना है कि जो चार ट्रायंगल्स बन रहे थे वो चारों ट्रायंगल आपस में क्या है, वो चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो या तो आप ट्रायंगल्स के नाम से भी दिखा सकते हो, और अगर नाम नहीं लिखना है तो आप इस स्टेटमेंट को लिख दो कि टू प्रूव ऑल द फोर ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे हम लिख देते हैं टू प्रूफ क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और चाहो तो आप ट्रायंगल्स के नाम भी लिख सकते हैं, वो आप पे चॉइस पे डिपेंड करता है। टू प्रूफ ऑल द फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा पूरा लिख दो आप, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए अब ये हमारा टू प्रूव हो गया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रूफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम भी डायरेक्ट यहां पे प्रूफ लिख देते हैं। चलिए अब प्रूफ को हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम क्या बनाएंगे, उससे पहले हम डायग्राम को बना लेंगे। तो अगर आप डायग्राम को बनाते हैं तो ये था आपके पास ट्रायंगल ए बी और सी, और यहां पे मिड पॉइंट्स क्या थे, यहां पे आपके पास जो मिड पॉइंट था वो डी था, जबकि यहां पे जो मिड पॉइंट था वो ई है, और ये वाला मिड पॉइंट आपके पास एफ है। तो आपने क्या किया, इन तीनों मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो हम यहां पे लगाने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, पहली बात तो ये आती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए जो पहला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो आप ध्यान दीजिए किस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं मैं, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को, जो कि है आपके पास ए बी सी। इस ट्रायंगल एबीसी में जो आपका पॉइंट डी है वो किसका मिड पॉइंट है, वो एबी का मिड पॉइंट है। इस डायग्राम को मैं यहां पे आपके लिए नीचे बना देता हूं। हम यहां पे सारे लाइंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, हाँ एबीसी ट्रायंगल तो हमारे पास रहेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो डी क्या है, डी आपके एबी का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो क्या है, आपके एसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जब आप लगाएंगे तो डीएफ को ज्वाइन कर दिया, लो आपने डीएफ को ज्वाइन कर दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये जो डीएफ होगा वो बीसी के हाफ के बराबर होगा, और डीएफ जो होगा बीसी के पैरेलल होगा। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम यहां पे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जो भाई हमारा ट्रायंगल एबीसी था इसमें एडी जो है किसके इक्वल है, इसमें एडी इक्वल है बीडी के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी जो है एबी का मिड पॉइंट है। और दूसरी बात, जो हमारा एएफ है वो किसके इक्वल है, वो सीएफ के इक्वल है। इसका मतलब एफ जो है वो एसी का मिड पॉइंट हो गया। सो अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा पूरा लिख देना, सो अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, सो अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको यह कहता है कि जो आपकी लाइन है, कौन सी लाइन, डीएफ वाली लाइन, ये डीएफ वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, ये डीएफ वाली लाइन बीसी के पैरेलल होगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट की जो आपकी डीएफ वाली लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी, डन। और दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं कि जो आपकी डीएफ वाली लाइन होगी वो बीसी वाले लेंथ की हाफ होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता था, इन्हीं दोनों बातों को हमने यहां पे लिखी है। अब इसमें हम थोड़ा सा और ऐड अप करते हैं कि क्या चीजें हम और यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो हमारे पास अभी दो चीजें आ गई हैं कि डीएफ जो है बीसी के पैरेलल है और डीएफ जो है बीसी का हाफ है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम वापस से डायग्राम बना लें, डायग्राम हमें बार बार बनाना पड़ता है जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये आपके पास डी था, ये आपके पास ई था, और ये जो पॉइंट था आपके पास एफ था। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली डी और एफ को ज्वाइन कर दिया
और ये प्रूफ कर दिया कि आपका जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल है और डीएफ जो है बीसी का हाफ है। तो सबसे पहली बात मेरी आप सुनिए, आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि जो आपका डीएफ है वो किसके पैरेलल है, वो आपके बीसी के पैरेलल है। बिल्कुल प्रूफ किया है, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा डीएफ होगा वो बीई के भी पैरेलल होगा? खुद आप सोच के देखो, बीसी का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? बीई है। बिल्कुल है। तो मैं डीएफ को बीसी के पैरेलल ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं कि जो मेरा डीएफ है वो किसके पैरेलल है? वो बीई के पैरेलल है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बहुत क्वेश्चंस में यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने लिखा था कि डीएफ जो है आपका, डीएफ किसका हाफ है? डीएफ आपका हाफ है बीसी का। तो ये आपने लिखा था डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी। अब आप खुद सोचिए, ई जो है वो बीसी का क्या था? मिड पॉइंट था। सुनना है ध्यान से क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। ई जो है आपके बीसी का क्या था? आपके बीसी का मिड पॉइंट था। तो आपका जो बीई डिस्टेंस होगा क्या वो बीसी का हाफ होगा? वापस से सुन लो, क्योंकि ई जो है बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है। बेसिकली आपका बीई जो है वो सीई के इक्वल है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका बीई होगा वो बीसी का हाफ होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम आपको यही तो, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही आपको बताता है कि अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो जो एक हिस्सा है वो बड़े वाले हिस्से का क्या होगा? हाफ होगा। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो आपका बीई होगा वो क्या होगा? बीसी का हाफ होगा। तो यहां पे देखिए, आपने देखा कि डीएफ जो है बीसी का हाफ है और आपने यहां पे देखा कि आपका बीई जो है वो भी बीसी का हाफ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर करो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो मेरा डीएफ है वो बीई के इक्वल है? ध्यान दो स्टेटमेंट को। बेसिकली मैंने क्या किया है, इन दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर किया है कि डीएफ जो है बीसी का हाफ है, बीई भी बीसी का हाफ है। इसका मतलब जो मेरा डीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? वो मेरे बीई के इक्वल होगा। अब यहां पे जो है हम थ्योरम 8.8 का यूज करेंगे। आपको याद होगा मैंने थ्योरम 8.8 का काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। अब यहां पे भी थ्योरम 8.8 का यूज आने वाला है। कैसे? तो जरा देखो, यहां पे देखो, यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल पे फोकस करो। कौन से क्वाड्रिलैटरल पे फोकस करो? तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है DBEF, इस वाले क्वाड्रिलैटरल पे फोकस करो। मैं वापस से बना देता हूं। ये रहा आपके पास वो क्वाड्रिलैटरल जिस पे आपको फोकस करना है। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट आपके पास E है और आपके पास ये पॉइंट B है। इस क्वाड्रिलैटरल में दो बातें हमने लिखी है। पहली बात, जो आपका DF है वो BE के क्या है? पैरेलल है। और दूसरी बात जो हमने लिखी है कि DF जो है BE के इक्वल है। क्या आपको थ्योरम 8.8 का स्टेटमेंट याद है? मुझे तो याद है। थ्योरम 8.8 ये कहता था कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, वापस से सुन लो, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, इसका मतलब जो क्वाड्रिलैटरल आपके सामने है वो कौन है? वो पैरेललोग्राम है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं, कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं? हम थ्योरम लगाएंगे 8.8। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो हमारा DFEB, पूरा नाम लिख देना, DFEB है, वो क्या हो जाएगा? DFEB, DFEB आपके पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये था आपका वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में आपको लगाना था। आपको तो प्रूफ करना था सर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और आपने जो है सर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब ट्रायंगल्स पे कैसे जाओगे? तो मैंने एक और थ्योरम आपको पढ़ाई थी। मैंने कौन सी थ्योरम आपको पढ़ाई थी? तो वो इस पेज में जरा मैं समझाता हूं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपके पास ऊपर है A, यहां है B, यहां है C, आपके पास ये वाला पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट कौन सा है? DE है ना, ये वाला पॉइंट, हाँ भाई E है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट है E और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास F। आपने कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन कर दी है ना। अभी मैं DE वाला पॉइंट जानबूझ के ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, चलो उसको भी अभी मैं कर देता हूं। तो हमने यहां पे एक बड़ी छोटी सी चीज प्रूव की है कि जो DFEB है क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम को लो मैं नीचे भी बना लेता हूं। जो मेरा DFEB है वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है और इसमें, इस पैरेललोग्राम में DE क्या है?
क्या DE इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है क्या? बिल्कुल। अगर ये चीज इसके पैरेलल है, ये वाली चीज इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली इस पैरेललोग्राम में जो आपका ये जो साइड है या सेगमेंट DE है वो बेसिकली किसका काम कर रहा है? आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल का काम कर रहा है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई डायगोनल होता है तो वो एक पैरेललोग्राम को कितने हिस्सों में बांटता है? तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। हमने ये थ्योरम पढ़ा था जब मैं आपको स्टार्टिंग के थ्योरम पढ़ा रहा था, कौन से? 8.1, 8.2, 8.3। तो इन थ्योरम्स को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये आपस में क्या है? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये है वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट या इंटरेस्टिंग थ्योरम जो पुराना था और इस क्वेश्चन में हम वापस से लगाएंगे। तो हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि आपका जो DFEB पैरेललोग्राम है, आप ऐसे लिखना कि आपके पास DFEB जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के अंदर आपका डायगोनल कौन है? तो आपका डायगोनल है DE। तो ये DE हो गया कौन? DE हो गया आपके पास डायगोनल। इसका सीधा सा मतलब है कि कौन से दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ये जो दो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल DEF है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? देख लो, DEF हमने ये बोल दिया, तो इधर हमें क्या बोलना पड़ेगा? इधर हमें बोलना पड़ेगा EDB। आपको मैं ये ऑर्डर सिखा देता हूं। आपने अगर DEF ऐसे लिया है तो जस्ट ऑपोजिट जाइए, EDB। ऐसा ऑर्डर आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में भी बहुत डिस्कशन करने को मिला था, और वही कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगाओगे कि अगर इस साइड आप DEF ट्रायंगल लोगे तो इस साइड आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? EDB। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल DEF है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है EDB के। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं कोई क्राइटेरिया यहां पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली मेरे NCERT का थ्योरम था। चाहो तो आप यहां पे थ्योरम को मेंशन भी कर सकते हो। अगर आपको थ्योरम का नंबर याद है तो आप लिख दो कि भाई थ्योरम 8.1 या 8.2 जो भी था, वैसे ये थ्योरम 8.1 था। और अगर आपको थ्योरम का नंबर याद नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा। तो यहां पे आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो स्टेटमेंट क्या था हमारे पास थ्योरम का? स्टेटमेंट ये था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पूरा लिखेंगे, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangle, divides the parallelogram into two congruent triangles, divides the parallelogram into two congruent की स्पेलिंग ये रही आपकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलो, ये यहां पे आपने उस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट ही लिख दिया। नंबर लिखने का टेंशन ही मत रखो, आप तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो, बात खत्म। यानी कि वापस से देख लो, मेरे पास DFEB क्या था? एक पैरेललोग्राम था। इस पैरेललोग्राम में मेरा DE क्या था? मेरा DE डायगोनल था। तो मुझे एक थ्योरम स्टेटमेंट का याद आया, थ्योरम का एक स्टेटमेंट याद आया कि जो एक पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब मेरा जो ट्रायंगल DEF होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? वो EDB के कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई क्राइटेरिया मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने थ्योरम को यहां पे मेंशन की है। तो चलिए, हमने दो ट्रायंगल्स को तो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, पर हमें सिर्फ दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करना, हमें चार ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमारा बस क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। अभी क्वेश्चन में दो और पार्ट है जहां पे कुछ और ट्रायंगल्स बचे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो अब उनकी बारी देख लेते हैं। अब आगे के प्रूफ के लिए, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, वैसे ही आपको मिड पॉइंट थ्योरम को एक और बार लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को एक और बार कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली डायग्राम बनाने से। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या था हमारे पास एक ट्रायंगल था, ऊपर ABC, ठीक है। यहां पे आपके पास मिड पॉइंट था D, यहां पे मिड पॉइंट था E, और यहां पे क्या मिड पॉइंट था? यहां पे आपके पास मिड पॉइंट था F। आपको याद होगा पिछले केस में
मैंने बोला था डी जो है मिड पॉइंट है AB का, F जो है मिड पॉइंट है AC का, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो DF जो है BC के पैरेलल है और वो सारी बातें। अब इस केस में मुझे आप ये बताइए कि आपको ये F और E जो है क्या वो AC और BC के मिड पॉइंट दिख रहे हैं? मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं F की और मैं बात कर रहा हूं E की। तो अगर आप F और E को ज्वाइन करते हो ऐसे, मान लो आपने क्या किया, F और E को वापस से ज्वाइन कर दिया, तो भाई कर दिया आपने F और E को ज्वाइन, बढ़िया। तो आप लिख सकते हैं कि FE जो है क्या है, वो AB के पैरेलल है, साथ में FE क्या है, AB के हाफ है। अब मैं यहां पे पूरा प्रूफ आपको लिख के नहीं दिखाने वाला, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जैसे कि पिछले केस में। अगर पिछले केस की बात करूं तो ध्यान से देखना, पिछले केस में जब आपने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C, आपके पास ये पॉइंट था D, ये पॉइंट था E और ये पॉइंट था F। जब आपने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया था और बहुत सारी मेहनत की थी, तो आपने प्रूफ क्या किया था? आपने प्रूफ किया था ये जो DFEB है क्या था, ये एक पैरेललोग्राम था। तो फाइनल चीज क्या आई थी? फाइनल चीज ये आई थी कि DFEB क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यही कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट यहां पे लगाऊंगा। जब मैंने E और F को ज्वाइन किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, बहुत सारी मेहनत की, इतनी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली क्या आएगा? फाइनली ये आएगा कि ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है आपके सामने, ये ऊपर वाला इतना बड़ा क्वाड्रिलैटरल, नाम क्या है? AFED। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? AFED की। ये AFED भी क्या निकलेगा? ये भी एक पैरेललोग्राम निकलेगा। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्या एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे? बिल्कुल। आप एग्जाम में भी, जैसे कि यहां पे आपने एक बार मेहनत कर ली, कहां रहा क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। यहां पे आपने एक बार मेहनत कर ली कि ये पैरेललोग्राम है, तो दूसरी बार ये मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे? आप वर्ड यूज करोगे सिमिलरली। ध्यान दीजिए, आप लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब जो हमने किया था उसी को वापस से अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली जो आपके पास AFED है, ये भी क्या हो गया? ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो कि AFED भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। और कैसे? सिमिलरली। वही सारा लॉजिक मिड पॉइंट थ्योरम का लगा के। अब ध्यान से सुनना, AFED एक पैरेललोग्राम तो हो गया। अब ये चलो हम बना भी लेते हैं। लो, बना लिया AFED। ये रहा A, ये रहा आपके पास F, ये रहा आपके पास E और ये रहा आपके पास D। अब इस AFED में ये DF कौन है? DF डायगोनल है। DF की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं DF की बात कर रहा हूं। DF क्या है? डायगोनल है। वापस से वही कॉन्सेप्ट कि डायगोनल जो है आपके पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो वही चीज हम यहां पे लगाएंगे कि डायगोनल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही थ्योरम जो आपका डायगोनल डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो ये रहा आपके पास पैरेललोग्राम AFED। डायगोनल कौन है? डायगोनल है आपका DF। कौन से दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट लोगे? तो मान लो आपने ये ले लिया DEF। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल DEF होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा, आपने इधर लिया है DEF तो आप इधर लेंगे FAD। तो आप लिख दीजिए कि DEF कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल FAD के। इस तरीके से जो आपके दो और ट्रायंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और यहां पे भी चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चाहो तो लिख सकते हो रीजन, नहीं भी लिखोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या यूज किया है? हमने सिमिलैरिटी या फिर सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया है। चलिए, अब एक और बात, आपके पास एक तीसरा पैरेललोग्राम भी यहां पे बनता है। तो जरा उस तीसरे पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग से डायग्राम बना देता हूं। तो स्टार्टिंग में कौन था? आपके पास था ये A, ये था आपके पास B, ये था आपके पास इधर C। अगर आपको याद होगा, जैसे कि इधर D था, इधर E था और इधर कौन था? इधर आपके पास F था। आप इस बार क्या करो? आप इस बार इसको ज्वाइन कर दो, D और E को। वही सारी बात है। D जो है AB का मिड पॉइंट है, E जो है BC का आपका मिड पॉइंट है। अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम की जो आपका DE होगा वो AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ होगा। इसका मतलब ये जो आपके पास
पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देख लो, DFCE, ये पैरेललोग्राम आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। प्रूफ करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आप क्या यूज करोगे, आप सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो वापस से सिमिलरली, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिमिलरली। कौन सा पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ये DFCE कर सकते हो, या तो चाहो आप DECF, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि सिमिलरली DECF जो है आपके पास, ये भी क्या हो गया, ये भी आपके पास हो गया पैरेललोग्राम। बढ़िया। अब इसमें भी हम वही वाली बात कर लेते हैं कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम यहां पे डायग्राम बनाए तो डायग्राम कुछ ये रहा, और नाम रख देते हैं DECF। अब इसमें डायगोनल बना देते हैं। तो डायगोनल कौन सा ले लेते हैं, तो डायगोनल है आपका EF वाला। जब इसको ज्वाइन करोगे ना तो EF डायगोनल बनेगा। तो EF डायगोनल ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कौन सा, DEF और CFE। तो ऑर्डर यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ट्रायंगल DEF है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है CFE के। तो यहां पे आपके 3 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। अब ये जो 3 हमने अलग अलग प्रूफ किए हैं ना, इन तीनों को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, हमने 3 अलग अलग प्रूफ किए, हमने 3 पैरेललोग्राम प्रूफ किया, और 3 पैरेललोग्राम में डायगोनल की मदद से 2-2 ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। अब इन तीनों को हम एक साथ क्या करते हैं, एक साथ हम कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंबाइन करने पे फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। तो आप अगर ट्रायंगल ले लेते हैं ये बड़ा वाला ABC, और यहां पे आपका मिड पॉइंट है D, ये मिड पॉइंट है आपका F, और सॉरी ये मिड पॉइंट है आपके पास E, और ये मिड पॉइंट है आपके पास F। तो आपने D को F से ज्वाइन कर दिया, ये सारे पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर दिए। तो सबसे पहला वाला प्रूफ जो था उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, उसमें हमने प्रूफ किया था कि DEF जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, EDB के। तो सबसे पहले वाले से मुझे याद है कि जो मेरा ट्रायंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, DEF, तो EDB के कॉन्ग्रुएंट आ रहा था। तो मैंने लिख दिया कि DEF कॉन्ग्रुएंट टू EDB। अब फिर मैंने दूसरा प्रूफ किया था, दूसरे प्रूफ में मैंने ये प्रूफ किया था कि जो ट्रायंगल DEF है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, FAD के। तो मैं लिख देता हूं कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FAD के। और फिर अभी पिछले पेज में ही मैंने प्रूफ किया था कि जो मेरा ट्रायंगल DEF है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है मेरा, ये रहा आपके पास DEF। तो ये हो जाएगा आपके पास CFE। आप देख भी सकते हो पिछले पेज में ही हमने प्रूफ किया था DEF कॉन्ग्रुएंट टू CFE, और यहां पे भी आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल DEF जो कॉन्ग्रुएंट है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके CFE के सामने। अब ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, तीनों स्टेटमेंट में कॉमन ये है कि जो आपका DEF है इसके कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे में भी DEF इसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो, क्या कर दो आप, तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो। तो जब तीनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर दोगे तो आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास ट्रायंगल DEF है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EDB के, और सिमिलरली ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल FAD के, और लास्ट में आप ये वाला ट्रायंगल लिख दो कि भाई ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि चारों के चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और हमने यही प्रूफ किया है कि बिल्कुल आपके जो चारों के चारों ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमने किसी भी क्राइटेरिया का इस्तेमाल यहां पे नहीं किया। हमने किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, तो बेसिकली हमने पैरेललोग्राम को फॉर्म किए हैं। कौन कौन से पैरेललोग्राम को फॉर्म किए थे, तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने ये वाला पैरेललोग्राम लिया, नाम रखा था DBEF। इसके बाद हमने ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम लिया था, और फिर हमने कौन सा, लास्ट में हमने ये वाला पैरेललोग्राम लिया था, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है। तो इस क्वेश्चन में दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंथी है, और आपने अगर बाकी जगह सॉल्यूशंस देखा होगा तो बाकी जगह सॉल्यूशन या तो इससे छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया तो उसमें 50 चीजें की बात ही नहीं बताई कि ये चीज कैसे हुआ, कहां से आया, और या फिर आपने इससे बहुत ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन देखा होगा जहां पे लोग क्या करते हैं, वो इनको इंडिविजुअली क्राइटेरिया की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसको इंडिविजुअली क्राइटेरिया की मदद से प्रूफ करेंगे, और फिर इसको, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि ये चारों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पर इस क्वेश्चन में आपको क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास थ्योरम्स हैं।
कौन सी थ्योरम? तो एक थ्योरम तो वो वाली जो आपने 8.8 पढ़ी थी, उसकी मदद से आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, और दूसरी मिड पॉइंट थ्योरम वाली, पहले तो हमने मिड पॉइंट ही लगाई, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई और फिर उसके बाद हमने थ्योरम 8.8 से पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। और फिर जो थ्योरम 8.1 था कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमने फाइनली उसको लगाया, उससे हमारे ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने उसको 3 बार लगाना था, पर हमें वो मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या लिख देंगे? हम सिमिलरली लिख देंगे। तो सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, बाकी 2 बार तो सिमिलरली लिखना है और तीसरी बार तीनों को कंपेयर कर देना है, हमारा आंसर आ जाता है। तो इससे शॉर्ट सॉल्यूशन और इससे परफेक्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमने सारी रीजनिंग लिखी है, हमने सारे थ्योरम्स का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देख लिया। तो ये जो आपका एग्जांपल नंबर 7 था एनसीईआरटी का, इसीलिए ये सबसे दमदार एग्जांपल्स में से एक है और आपको वीडियो अलग अलग जगह पॉज करके सब कुछ एक बार लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो यहां तक देखी, अब आप क्या करो, अब आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ और इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार वापस से देखो। आई नो दैट आपको पूरा समझ आ चुका है, पर फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज यहां पे कर लीजिए, आप स्टार्टिंग की वीडियो में जाइए और वापस से पूरा प्ले करना, जिससे आपको ये एग्जांपल पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहां पे जो हमारा एग्जांपल नंबर 7 है वो खत्म हो चुका है और अब हम डिस्कस कर सकते हैं हमारा कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 8। याद रखिएगा एग्जांपल नंबर 7 बेस्ड था किस पे? मिड पॉइंट थ्योरम पे, और जो आपका एग्जांपल नंबर 8 है वो बेस्ड है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो आपने अगर अभी भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ी है तो जो लास्ट वीडियो है, इसकी लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया भी है, साथ साथ में उसका प्रूफ भी दिया है। तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए और फिर ही इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, या एग्जांपल नंबर आपका 8। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल नंबर 8 बोल रहा हूं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये कौन सा एग्जांपल है? ये एग्जांपल 8 ही है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर जो है अपने मन से एग्जांपल दे रहे हैं, हमारी बुक में अलग एग्जांपल है। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है। इनफैक्ट मैं इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूं कि वर्ड टू वर्ड सेम एग्जांपल लेता हूं जो आपके एनसीईआरटी में है, जिससे कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना बचे। तो हम पहले एग्जांपल 7 को पढ़ लेते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 8 ये कहता है L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. Show that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also. सर ये क्या क्या बोल दिया आपने? कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी तो देखो बच्चों, यहां पे आपके पास L, M और N है, ये 3 पैरेलल लाइंस है। आप डायग्राम में देख भी सकते हो, ये पहला लाइन L है, ये दूसरा लाइन M है और ये तीसरा लाइन आपके पास N है। ये तीनों की तीनों लाइंस क्या हैं? ये तीनों के तीनों लाइंस आपको पैरेलल दिए गए हैं। अब इस पैरेलल लाइन पे ये रहा पहला ट्रांसवर्सल P और ये रहा दूसरा ट्रांसवर्सल Q। अब आपको गिवन सिंपल सी चीज ये है कि ये जो AB है ना BC के इक्वल है। देखो ये जो ट्रांसवर्सल है इस पे इंटरसेप्ट कटने का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रांसवर्सल आपके पास P था ना और ये L, M, N 3 लाइंस थी ना, ये AB पहला इंटरसेप्ट कहलाता है, यहाँ पे BC जो है दूसरा इंटरसेप्ट कहलाता है। सिमिलरली DE भी एक इंटरसेप्ट है और EF भी एक इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, वो आ गया। तो उसके बाद आपको गिवन क्या है वो सुनो कि L, M, N तीनों लाइन पैरेलल है, बहुत बढ़िया। P एक ट्रांसवर्सल है, Q एक ट्रांसवर्सल है। जो आपको गिवन है वो ये है कि P जो ट्रांसवर्सल है ना, इस पे जो AB वाला इंटरसेप्ट है और जो BC वाला इंटरसेप्ट है, इन दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो Q वाला ट्रांसवर्सल है इस पे भी 2 इंटरसेप्ट है DE और EF, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो DE और EF है ये इंटरसेप्ट्स भी आपस में क्या है? ये आपस में इक्वल हैं। तो चलिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं और फिर टू प्रूफ
और प्रूफ पे आते हैं। क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लाइन AGF ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके आपको दी गई है, तो कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, फिगर में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, तो आप डायरेक्टली अपने प्रूफ को स्टार्ट कर सकते हैं। बट पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में जितनी भी चीजें हैं आप क्लियरली मेंशन आउट कर दो, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें छोड़ दो कुछ चीजें लिख लो, ऐसा नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है, सबसे पहली चीज गिवन है आपके पास कि लाइन L, M और N तीनों क्या है आपस में पैरेलल। तो हम लिख देंगे कि लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M के, और लाइन M जो है पैरेलल है वो लाइन N के। आपको पैरेलल का सिंबल याद होगा, हमने वही यहां पे यूज किया है। दूसरी बात जो आपको दी गई है कि यहां पे AB जो है वो किसके बराबर है, AB आपको बराबर दिया गया है BC के। डन, बहुत बढ़िया। और कुछ गिवन है क्या, तो और कुछ भी गिवन नहीं है। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि जो P और Q है वो ट्रांसवर्सल है। अरे भाई दिख रहा है, उसको फिर थोड़ी गिवन में लिखने की जरूरत है, तो उसको आपको गिवन में नहीं लिखना है। आपको प्रूफ क्या करना है वो यहां पे लिखो, टू प्रूव। तो आपको दो चीजें नहीं सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है, और वो ये है कि आपका जो DE है वो किसके इक्वल आना चाहिए, DE इक्वल आना चाहिए EF के। बस बात खत्म, इन चीजों को करना है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, तो हम हमारे प्रूफ को कर देते हैं स्टार्ट। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं वापस से। तो डायग्राम कुछ कैसा था, ये सबसे ऊपर वाली लाइन कौन थी, L थी, ये कौन सी थी, ये M थी, और लास्ट वाली कौन सी थी, N थी। LMN लेमन है ना, तो ये LMN बन रहा है ना, हाँ भाई सही है। और इस पे ऊपर से यहां पे एक ट्रांसवर्सल आपकी P थी। चलो ये P क्या हो गया आपके पास, एक ट्रांसवर्सल है, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल और थी Q, तो ये हमने Q भी ट्रांसवर्सल बना दिया। कुछ और पॉइंट्स भी गिवन थे, उनको भी मार्क आउट कर लेंगे, ABCDEF। डन, ये भी हम लिख लेते हैं। तो ये है आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है वो है A, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये है आपके पास कौन सा, ये है आपके पास A, ये पॉइंट है आपके पास B, और ये पॉइंट है आपके पास C। यहां पे ये पॉइंट है आपके पास D, ये पॉइंट है आपके पास E, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपके पास F। डायग्राम में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है कि आपने A और F को क्या कर दिया है, आपने A और F को ज्वाइन कर दिया है, और ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट आपके पास कुछ G बन रहा है। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि आपका जो ये वाला प्रूफ है ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पे बेस्ड है। जब तक आपको कन्वर्स नहीं समझ आता है तब तक आपको ये प्रूफ भी समझ नहीं आने वाला। तो चलो देख लेते हैं। तो कन्वर्स आप पहले देख के आना, तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाना। तो कन्वर्स को स्टार्ट करने के लिए क्या, सबसे पहली बात हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। पहला ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, पहला जो ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं ये है मेरा ट्रायंगल ACF। मैं बना के दिखा देता हूं, ट्रायंगल ACF। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम में आप देख सकते हो A, C और F, ये है मेरा पहला ट्रायंगल जो मैं यहां पे कंसीडर करने जा रहा हूं। अब उसको सेपरेटली बनाने से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम इसी डायग्राम में समझ लेते हैं कि इस ACF ट्रायंगल को हमने क्यों लिया है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो ACF ट्रायंगल जो लिया है मैंने, आपको कुछ गिवन था। क्या गिवन था, आपको कुछ ऐसा गिवन था कि AB जो है वो BC के इक्वल है। याद करो, ये चीज आपको गिवन थी कि AB जो है वो BC के इक्वल है, इंटरसेप्ट बराबर थे। और अगर AB BC के इक्वल है तो क्या कोई आपको पॉइंट याद आ रहा है क्या कि हाँ ऐसी चीज हमने कभी पढ़ी थी क्या, तो हाँ थोड़ा सा याद करने पे आपको याद आएगा कि अगर AB BC के इक्वल है इसका सीधा सा मतलब है कि B जो है कौन है, B आपका मिड पॉइंट है। क्या है B, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, तो AC वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि आपका AB जो है BC के इक्वल है तो B क्या हो गया, B आपका हो गया मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट हो गया आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो B मिड पॉइंट हो चुका है आपके AC वाले साइड को, ये आपने ऐसा लिख दिया। अब इसका क्यों यूज है वो हम थोड़ा सा आगे समझ पाएंगे। मेरी बात सुनना, आपको यह गिवन था कि जो लाइन M है वो लाइन N के पैरेलल है। गिवन था कि नहीं गिवन था, बिल्कुल गिवन था कि आपका जो लाइन M है वो किसके पैरेलल है, वो आपके N के पैरेलल है। तो ये भी आप ब्रैकेट में जाके लिख दो कि ये चीज भी हमको भाई गिवन थी। अब M जो है वो N के पैरेलल है। थोड़ा सा सोचो, M का एक छोटा सा हिस्सा कौन है, BG है
है कि नहीं? m का एक छोटा सा हिस्सा कौन है? bg है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि bg जो है वो cf के पैरेलल है? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मेरा इतना बड़ा लाइन m इतने बड़े लाइन n के पैरेलल है तो उनके हिस्से पैरेलल नहीं होंगे क्या आपस में? बिल्कुल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा bg है, अरे ये dg लिख दिया मैंने, जो हमारा क्या है, जो हमारा bg है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वो हमारे cf के पैरेलल है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट मैंने डेरिवेशंस करे हैं। पहला तो ये कि b जो है वो ac का मिड पॉइंट है, और दूसरा तो ये कि bg जो है वो cf के पैरेलल है। मुझे कुछ याद आ रहा है, जी हां, मुझे याद आ रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहता था, क्या कहता था कि अगर आपके पास b जो है वो ac का मिड पॉइंट है और bg जो है वो cf के पैरेलल है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो आपका पॉइंट g होगा वो af का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने साथ में कंबाइन किया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे? अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? तो आपका जो g है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? वो af का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका g है वो किसका मिड पॉइंट हो गया? वो मिड पॉइंट हो चुका है। किसका? तो लिख देना पूरा, वो मिड पॉइंट हो चुका है आपके af का। ये था वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का आइडिया नहीं होता फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं। पर हां, अगर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आता है फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ी सी बातें और बची है, तो उन बातों को हम जरा अगले पेज पे बात कर लेते हैं। वापस से हम पूरा डायग्राम बनाएंगे और जो चीज प्रूव कर रहा था उसको हम दिमाग में रखेंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपके पास ऊपर कौन सी लाइन थी? ऊपर लाइन थी L। नीचे कौन सी लाइन थी? नीचे लाइन थी M। इधर कौन सी लाइन थी? इधर थी आपके पास N। ये आपने ऐसा ट्रांसवर्सल P बना दिया, ये ऐसा आपने ट्रांसवर्सल Q बना दिया। नाम क्या रखा? ये था A, ये था आपके पास B, ये था आपके पास C, ये था D, ये था E, ये था F, और आपने यहां पे ऐसे भी ज्वाइन किया था, आपने नहीं फिगर में, और यहां पे एक पॉइंट G था। और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि G जो है AF का मिड पॉइंट है। अब मैं वापस से एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। पिछले केस में कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया था? ACF। इस केस में एक और ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं मैं, और वो ट्रायंगल कौन सा है? तो वो ट्रायंगल है मेरे पास FAD। तो नाम लिख देता हूं मैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं ट्रायंगल FAD वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अलग से बनाऊंगा नहीं, बाद में बना दूंगा। तो FAD वाले ट्रायंगल में मैंने अभी अभी प्रूव किया है कि G जो है, G कौन? G है मिड पॉइंट। G किसका मिड पॉइंट है? तो G जो है आपका मिड पॉइंट है इस वाली साइड का, AF वाली साइड का मिड पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि मेरा जो M है वो किसके पैरेलल है? वो N के पैरेलल है। ये चीज तो आपके पास गिवन थी। अब क्योंकि M जो है वो N के पैरेलल है, इसका मतलब M का छोटा सा हिस्सा क्या है? छोटा सा हिस्सा है GE। ओहो, एक गड़बड़ हो गई। यहां पे M को N के पैरेलल मत करो। किसको किसके पैरेलल करो? ध्यान से सुनो, यहां पे L को M के पैरेलल करो। और ऑल्दो ये गिवन है, आपको पैरेलल नहीं करना है। किसको लिया है आपने L और M को लिया। तो यहां पे लिख दो L जो है पैरेलल है किसके? M के। तो यहां पे ये चीज लिख दो कि ये चीज आपको गिवन थी। तो L अगर M के पैरेलल है, इसका मतलब उनके छोटे छोटे हिस्से भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये रहा उसका एक छोटा सा हिस्सा GE और ये रहा उसका ऊपर वाला हिस्सा AD। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो AD है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? वो GE के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि AD और GE क्या है? बेसिकली L और M के क्या है? हिस्से हैं। तो यहां पे दो चीजें हमने डिराइव कर ली कि G जो है वो आपके AF का मिड पॉइंट है, और दूसरी
बात जो आपका जीई है वो एडी के पैरेलल है, और अगर आप ध्यान दोगे तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के यही तो कंडीशंस थे। तो वापस से ट्रायंगल में बना लेता हूं, तो ट्रायंगल है मेरा कौन सा, ट्रायंगल है मेरा ये वाला, ये था एफ, ये कौन है, ये ए है और ये डी है, यहां पे आपके पास कहीं जी है और ये रहा आपके पास ई। यहां पे आपने ये देखा है कि जो आपका जीई है वो एडी के क्या है, पैरेलल है, और जी क्या है आपके पास मिड पॉइंट है, एमपी लिख देता हूं मैं, जी क्या है आपके पास मिड पॉइंट है। तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिखना, अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अप्लाइंग जब हम करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्योंकि जी जो है एएफ का मिड पॉइंट था, जी जो है एडी के पैरेलल है, इसका मतलब ई जो है किसका मिड पॉइंट होगा, डीएफ का। क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि ई जो है मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, ई आपका मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा, तो डीएफ वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। अब मुझे आप ये बताओ, ई अगर डीएफ वाली साइड का मिड पॉइंट होगा तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि मेरा डीई जो है ईएफ के इक्वल होगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना। अब ई जो है मेरा डीएफ का मिड पॉइंट है, तो सीधी सी बात है कि मेरा जो डीई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मेरे ईएफ के इक्वल हो जाएगा। और क्या यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, तो बिल्कुल यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी कि जो मेरा डीई डिस्टेंस है वो ईएफ डिस्टेंस के इक्वल है। और यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से प्रूफ कर दिया कि जो मेरा डीई डिस्टेंस है वो ईएफ डिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि यहां पे हमारा प्रूफ खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, एक बार आपको सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन के बता देता हूं जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन आपको ना बचे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें तो गिवन हमारे पास दो चीजें थी कि L जो है M के पैरेलल है, M जो है N के पैरेलल है। दूसरी बात जो आपका AB है वो BC के इक्वल है। आपको प्रूव एक चीज करनी थी कि D जो है वो EF के इक्वल है। बड़ा सिंपल सा खेल था। तो हमने क्या किया, पहले तो डायग्राम बनाया, प्रूफ लिखा और सबसे पहला ट्रायंगल कंसीडर किया ACF। ACF वाले ट्रायंगल में मैंने बोला कि AB जो है BC के इक्वल है, इसका मतलब B क्या है, मिड पॉइंट है AC का। दूसरी बात M जो है N के पैरेलल है, इसका मतलब उनके हिस्से यानी कि BG जो है वो CF के पैरेलल होगा। तो ट्रायंगल ACF में हम क्या लगा सकते हैं, हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज B जो था AC का मिड पॉइंट था, BG जो था CF के पैरेलल था। इसका सीधा सा मतलब है G जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका, AF का, पर किससे, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पे हमने एक चीज डिराइव कर ली कि G जो है आपका मिड पॉइंट है AF का। अब इसके बाद आप आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जब आए तो हमने ये बोला कि अब एक नया ट्रायंगल कंसीडर कर लो, नाम दे दो FAD। तो ये जो FAD ट्रायंगल है, इसमें भी देखने वाली बात ये है कि G हमारे AF का मिड पॉइंट है, अभी हमने पिछले पेज पे प्रूव किया था। दूसरी बात, जो हमारा L है वो M के पैरेलल है, ये चीज गिवन थी आपके पास। इसका मतलब इसके जो हिस्से होंगे, L का हिस्सा है AD और आपके M का हिस्सा है GE, इसका मतलब AD भी किसके पैरेलल होगा, GE के पैरेलल होगा। तो वापस से इस ट्रायंगल को कंसीडर करोगे FAD, तो इसमें G जो है AF का मिड पॉइंट है, GE जो है AD के पैरेलल है। तो दोनों कंडीशंस बन चुकी है कि आप कन्वर्स लगा सके, और हमने कन्वर्स यहां पे लगा दिया। और कन्वर्स जब लगाया तो हमने ये बोला कि जो हमारा E है वो मिड पॉइंट होगा किसके, वो मिड पॉइंट होगा DF के। अब E क्योंकि DF का मिड पॉइंट हो चुका है, तो आप जानते हैं कि आप अपने DE को किसके इक्वल कर सकते हैं, आप अपने EF के इक्वल कर सकते हैं। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, यही चीज हमने प्रूफ कर दी है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो जहां जहां मैं पेज बदल रहा हूं वहां पे आप पॉज करिए और पूरे सॉल्यूशन को लिखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी यहां पे स्टेप छोड़ दिया यानी कि आपका क्वेश्चन भाई गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है इसमें आपके टीचर्स जब आपके पेपर चेक करेंगे आपके 0.5 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए आप ये सॉल्यूशन लिखिए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, तो हमने जैसा कि इस वीडियो का टारगेट स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि हमें दो एग्जांपल्स डिस्कस करने थे, 7 और 8, और इस वीडियो में हमने एग्जांपल 7 भी डिस्कस कर लिया और एग्जांपल
एग्जाम्पल 8 को भी हमने बड़ी आसानी से डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो के खत्म होने का समय जो है अब आ चुका है। तो आप जैसा जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब वाले चैनल पे इतना सारा कंटेंट आता है, तो कभी कभार क्या होता है, आप यूट्यूब वाले चैनल पे आते हो, अब मान लो मुझसे पढ़ना, अब इतनी सारी वीडियोस हैं, कैसे ढूंढोगे मेरी वीडियोस, या फिर आपको किसी और से पढ़ना है तो आप उनकी वीडियोस कैसे ढूंढोगे। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि आप गूगल क्रोम खोलो, उस पर टाइप करो www.magnetbrains.com, तो एक वेबसाइट खुलती है। उस वेबसाइट पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसके अंदर आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक कर दो। जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो जितने भी, और फिर क्लास सेलेक्ट कर लेना, तो मान लो आप क्लास 9th में हो तो आप क्लास 9 सेलेक्ट कर लो। तो जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं ना क्लास 9th में, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब मान लो आपको क्लास 9th की मैथ्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो इसके नीचे एक वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है, आप उस वॉच नाउ के ऑप्शन को दबा दो। तो जब आप वॉच नाउ के ऑप्शन को दबाते हो तो फिर जो भी बुक मैं कवर कर रहा हूं, जो भी बुक के अंदर जो भी चीजें चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगी, और उसमें से जो भी वीडियो आपको पसंद आए, देखने लायक लगे, आप उसको देख लीजिए। मान लो आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लगा दिया, तो आपको मैं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाता हुआ यहां पे मिल जाऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दो। इस तरीके से जितनी वीडियो चाहो आप उतनी वीडियो यहां पे देख सकते हो और बड़ी आसानी से देख सकते हो। और साथ में ही एक नई बात है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने, बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने चालू किया है। होता क्या है, कई बच्चे जो हिंदी मीडियम लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन टर्म्स के कारण, इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, जब आप साइंस पढ़ते हैं, तो उन टर्म्स से आप रिलेट नहीं कर पाते हो। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पे बेसिकली आपको सारा कंटेंट मिलेगा, तो क्वालिटी वही, फ्री भी मिलेगा, लेकिन आपको हिंदी में मिलेगा, यानी कि आप अपने लैंग्वेज बैरियर को यहां पे क्रॉस आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट बात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, मतलब एक भी ऐसी क्लास ही नहीं है जिसको हमने छोड़ा है। तो आप जिस भी क्लास पे हो आप वहां से पढ़ सकते हो। आप 9th में हो तो 9th का पढ़ो, 10th में हो तो 10th का पढ़ो। मैं तो बोलूंगा 9th में रहते रहते 10th का भी पढ़ लो, इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तो है। चलो, तो ऑन योर बिहाफ क्या कर सकते हो, आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को शेयर भी कर दो, जिससे आपके और भी दोस्त इन वीडियोस को देखें और कॉन्सेप्ट्स को सीखें। सो कमेंट जरूर कर देना वीडियो के एंड में, जिससे आपके रिएक्शंस को देख पाऊं और उनको मैं पढ़ पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।